Hello, my dear friend. I am Ravi Kumar and Faculty of English from Maharajganj Abhinav classes. My dear friend, we are going to discuss about a very grave and point, and that will be your future indefinite tense. मेरे प्यारे बच्चों, किसी ने यदि पूछ लिया आपसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यदि एक्टिव सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो उसे आप पैसिव में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप सबके उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं बना रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो आप अंत तक देखें, तभी आप रिजॉइस हो पाएंगे, तभी आप आनंदित हो पाएंगे, अन्यथा आप आनंदित नहीं हो पाएंगे। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मेरे बच्चों आप लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि फ्यूचर इंडेफिनिट पर आधारित यदि आपका एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए यदि आपसे कह रहा हो तो आप किस तरीके से किसी एक्टिव के सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी टेंस का एक्टिव बनाने से पहले सबसे पहले उस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उस टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात कि उस टेंस को आप पहचान पा रहे हैं या नहीं पहचान पा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, टेंस को पहचानना उतनी महत्व नहीं रहती है जितनी कि स्ट्रक्चर महत्व रखता है। ठीक है, ये मजबूरी है क्योंकि आप लोगों की थोड़ी बेस कमज़ोर है जिसके कारण गागेगी पढ़ा दिया जाता है। नहीं तो एक्चुअल में वो सेंटेंस सिर्फ आपका रहेगा। तो उस सेंटेंस के माध्यम से हम यह पहचान पाएंगे कि यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस हमारा एक्टिव का है। खैर, आइए हम लोग देखते हैं। किसी ने यदि आपसे पूछ लिया कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्या आप उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान पा रहे हैं या उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को आप नहीं पहचान पा रहे। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सबसे पहले आप रिकॉग्नाइजेशन इसका देखें। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है मेरे बच्चों पहचानना। मतलब यह हुआ कि आप इस टेंस को पहचान पा रहे हैं या आप इस टेंस को नहीं पहचान पा रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आपको मिली गा, गे, गे, etc, तो आप उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ जाइएगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा बाबू? गा मिले, गे मिले और गे मिले। ठीक, जहाँ तक हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल में आप सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद आप सेल लिखें, विल लिखें, उसके बाद MV1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और उसके बाद आप लिखेंगे इफ या एनी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिख देना है और इस सब्जेक्ट के अनुसार सेल या विल लिख देना है। उसके बाद आप MV1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चों, आई शैल हैव रिसीव द फर्स्ट प्राइज, रिसीव द फर्स्ट प्राइज। माय डियर फ्रेंड, मैंने क्या लिखा आपको? आई शैल हैव रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, मैं फर्स्ट प्राइज प्राप्त सॉरी, शैल हैव नहीं, आई शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज। ठीक है बच्चों, मैं फर्स्ट प्राइज जो है प्राप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका MV1, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। फिर से मैं रिकॉल करूं, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका MV1 और इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट।
मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी ने पूछ लिया ये जो सेंटेंस है ये किस वॉइस में है, तो आपका एक्टिव वॉइस में है। किसी ने ये भी पूछ लिया कि ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में क्यों है, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में ही आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है वह सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, तो जरा आप मुझे बताइए कि आपका जो सब्जेक्ट आई है, यह सब्जेक्ट आई इस सेंटेंस के अंदर क्या काम कर रहा है। तो पता चला रिसीव द फर्स्ट प्राइज, फर्स्ट प्राइज को रिसीव करने का काम कर रहा है। और चूंकि ये MV1 है, इस MV1 से भी आप पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है क्या काम कर रहा है। जैसे यहाँ रिसीव दिया गया है, तो रिसीव का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग रिसीव करते हैं। तो इससे यह पता लग रहा है मेरे बच्चों कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वह प्राप्त कर रहा है। क्या प्राप्त करने का काम कर रहा है मेरे बच्चों? तो द फर्स्ट प्राइज, जो पहला प्राइज है, उस प्राइज को प्राप्त करने का काम कर रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन के मतलब होता है एक्टिव वॉइस। डूअर ऑफ द एक्शन का मतलब क्या हुआ? एक्टिव वॉइस। माने डूअर मतलब करने वाला, एक्शन का मतलब मेरे बच्चों काम होता है। जो काम को करता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यदि इसको पैसिव वॉइस में बदलना हो तो हम इसे पैसिव में किस तरीके से बदल सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जब इस सेंटेंस को आप पैसिव में बदलिएगा तो मैं बार बार कहता हूँ कि वन कंसेप्ट इजकल टू, आपका पूरा कंसेप्ट माने इंटायर कंसेप्ट। हमने बार बार कहा कि सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पर आप चले जाइए। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है मेरे बच्चों? द फर्स्ट प्राइज है। यहाँ क्या लिखेंगे? पहले रूल लिख ले, पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट, उसके बाद आप शैल या विल लिख देते हैं, उसके बाद MV3, उसके बाद बाई लगाकर आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, आप प्लस इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। क्या क्या करना है? वाक्य के पैसिव ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप देना है। इसका नेचर जिस तरीके का होगा उसी हिसाब से आप शैल का प्रयोग करेंगे और उसी हिसाब से आप विल का प्रयोग करेंगे। ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे? MV3 को लगा देंगे, फिर आप बाई लगाएंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, फिर इफ या एनी। मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका पैसिव रोल है। ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे यहाँ द फर्स्ट प्राइज है, यहाँ आप देख रहे हैं ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट। उसको क्या करते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों? लिख देते हैं। लिख दिए। अब देखिए द फर्स्ट प्राइज के अनुसार आपको तय करना है कि आप यहाँ शैल का प्रयोग करेंगे या आप विल का प्रयोग करेंगे। तो पता चला कि जो फर्स्ट प्राइज है, ये फर्स्ट प्राइज आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो आपको ये भी पता है कि जब यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया तो इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अनुसार आप शैल का प्रयोग ना करके आप वहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चूंकि इसमें बी छूट गया है इसलिए मेरे बच्चों यहाँ बी लिख दें। विल के बाद में आप बी लिख देंगे। रिसीव चूंकि MV1 फॉर्म में दिया गया है, इसका हम क्या करेंगे? MV3 फॉर्म लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाई जो है यहाँ बाई लिखा हुआ है, इस बाई को आप यहाँ बाई रख देंगे। फिर यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो है नॉमिनेटिव केस में दिया गया है। किसी ने आपसे पूछ लिया कि नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव यदि बदलना हो, मतलब ये हुआ कि आई को यदि ऑब्जेक्टिव केस में आपको बदलना हो तो वैसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है मेरे बच्चों वह होता है आपका में। ये बन गया आपका पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव, इस पर बहुत सारे आप एग्जाम्पल को होल्ड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल को आप इस पर आधारित बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस पर आधारित आपके जो एग्ज़ाम है
उस एग्ज़ाम में किस तरीके का प्रश्न करता है, उस पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी आपकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह पूरी तरीके से बदल चुका है। ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आने लगे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑप्शन के आधार पर आप मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या आप इस चीज़ को समझ चुके हैं या आप इस चीज़ को नहीं समझ चुके। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए आइए मेरे बच्चे। जैसे ऑप्शन में दे दिया कि एओ शैल रिसीव द फर्स्ट प्राइज, ठीक है। ऑप्शन आपका दे देगा कि द फर्स्ट प्राइज विल बी received by you। ऑप्शन बी दे देगा द फर्स्ट प्राइज shall be received by you। और आपका जो थर्ड ऑप्शन है मेरे बच्चों वह दे देगा द फर्स्ट प्राइज will not be received by you। ठीक है मेरे बच्चों। और आपका ऑप्शन डी देगा NONE नो। ठीक है मेरे बच्चों। कुछ नहीं करना है मेरे बच्चों। किसी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन को उसमें सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कितने ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इस वाक्य में ऑप्शन की जो संख्या है मेरे बच्चों वह 4 है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है इसको हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। ऑप्शन जो बी दिया गया है मेरे बच्चों तो ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट करना सीखेंगे। एलिमिनेट कर कर के हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, या ऑप्शन जो डी है ये ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए इसको करते हैं हम लोग। इसको मेरे बेटा इसको सब्जेक्ट करते हैं। ये जो रिसीव है मेरे बाबू इसको MV1 कहते हैं और इस पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस को यदि जो एक्टिव का हो उसे यदि आप पैसिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे। जरा ऑप्शन ए को चेक करते हैं। इस ऑप्शन फर्स्ट में आप देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर, लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। इसके अनुसार विल और बी भी लगा दिया है। और यहाँ देखिए रिसीव यहाँ MV1 फॉर्म में है, लेकिन उसने यहाँ क्या किया कि रिसीव कर दिया। रिसीव का मतलब MV3 कर दिया। फिर उसने क्या कर दिया यहाँ बाई लगा दिया। ठीक है। चूंकि यू जो दिया गया है मेरे बच्चों ये आपका सब्जेक्टिव केस में दिया गया है, लेकिन किसी ने आपसे पूछ लिया कि यू जो सब्जेक्टिव केस में दिया गया है उसको आप ऑब्जेक्टिव केस में बदल दीजिए। तो आप उसे ऑब्जेक्टिव केस में क्या बदलिएगा। यू पता है कि यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वह आपका यू ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया बाबू यू भी रख दिया। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो होगा दिस फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन फर्स्ट जो है यह हमारा सही होगा। लेकिन सवाल यह है कि ऑप्शन जो बी है यह हमारा गलत है। ऑप्शन सी जो है यह भी हमारा गलत है। क्यों ऑप्शन बी हमारा गलत है और क्यों ऑप्शन सी जो है यह भी हमारा गलत है। जरा सोचिए। इसमें इसने क्या कर दिया कि द फर्स्ट प्राइज तो रखा, इसके अनुसार इसने शैल भी लगा दिया। और आपको पता है कि नेचर में जो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है
ये तो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके अनुसार यहाँ पर विल का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसने शैल का प्रयोग कर दिया, इसमें ये नेगेटिव बना दिया, इसलिए ये तो सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और नन की तो कोई बात नहीं है, नन वहाँ पर हम लोग लिखते हैं जहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया रहता, लेकिन यहाँ पर तो आपके 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर नॉन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा, और आपके एग्ज़ाम में इसी तरीके के प्रश्न अरेंज रहेंगे, माने व्यवस्थित तरीके से गिवन रहेंगे, दिए गए रहेंगे। आपके एग्जामिनेशन पैटर्न यही है मेरे प्यारे बच्चों। इस पर आजकल ट्रांसलेशन भी पूछे जाने लगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है मेरे बच्चों, उसको हम कहते हैं अनुवाद। ठीक है, जैसे मेरे बच्चों आपका दे दिया कि राम विल रिसीव, राम विल रिसीव, राम विल रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज, द फर्स्ट नोबेल प्राइज। ठीक है, फर्स्ट नोबेल प्राइज। ठीक है, आप जरा देखिए ये क्या है, राम का मतलब राम, फर्स्ट मतलब प्रथम, नोबेल प्राइज को प्राप्त करेगा, इसकी हिंदी यही हुई। तो ट्रांसलेशन आपको दे देगा कि राम प्रथम नोबेल प्राइज को प्राप्त करेगा। तो राम के लिए आपने यहाँ राम लिखा, इसके अनुसार आपने तय किया कि हमें विल की जरूरत है, विल लिखा, फिर यह आप एवरीवन लिखे, उसके बाद द फर्स्ट नोबेल प्राइज है, मतलब स्ट्रक्चर क्या लिखा है बाबू, सब्जेक्ट प्लस सैड, विल प्लस एवरीवन प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन इसी बात को लिख देगा कि मेरे द्वारा, ठीक है, राम को प्रथम प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताइए कि इसको आप क्या करेंगे, मेरे द्वारा राम को प्रथम प्राइज दिया जाएगा या राम को प्रथम प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, ये सही है। आप जरा बताइए इस सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि किसी सेंटेंस में यदि आपको ऑब्जेक्ट दे दिया गया हो और उस सेंटेंस में यदि आपका ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं प्राप्त हो पा रहा हो, तो उसके लिए 2 इंट्रोगेटिव वर्ड को आप याद रखें। पहला आप व्हाट याद रखें, व्हाट का मतलब क्या होता है, और दूसरा आप whom रखें, whom का मतलब किसको होता है। बारी बारी से आप क्या करें, इन दोनों इंट्रोगेटिव वर्ड के माध्यम से आप प्रश्न करें, यदि प्रश्न का आंसर आ गया वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मेरे द्वारा राम को प्रथम प्राइज दिया जाएगा, तो क्या दिया जाएगा, तो प्रथम प्राइज आपका ऑब्जेक्ट निकल गया। तो इस सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है प्रथम प्राइज है, इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ लिखेंगे मेरे बच्चों, यहाँ पे नोबेल प्राइज है, प्रथम नोबेल प्राइज। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, द फर्स्ट नोबेल प्राइज। नियम तो आपको पता है, इस फर्स्ट नोबेल प्राइज के अनुसार आप क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस विल के बाद में आप क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, और प्राप्त करना की अंग्रेजी रिसीव्ड हो जाएगी क्योंकि MV3 लिखना है, फिर बाई लगाकर यहाँ क्या कर देना है मेरे बच्चों, मेरे द्वारा के बाई में हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड।
आ जाइए। चलिए आ जाइए, यहाँ हम लोग देखते हैं। अब नेगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव जो सेंटेंस की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो सवाल यह है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। तो जिस सेंटेंस में आपका नो दिखाई देता है और नॉट दिखाई देता है उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। एक वैसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट दिखाई दे उसे हम लोग क्या सेंटेंस कहते हैं मेरे बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस नॉट, उसके बाद आप MV1 लगाते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, अदर वर्ड करते हैं, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद MV1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा कि सीता विल नॉट रिसीव, सीता विल नॉट रिसीव योर रिसीव योर प्राइज, योर प्राइज। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, ये क्या है मेरे बच्चों, ये सब्जेक्ट है, इसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक को ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया मेरे बच्चों कि यह आपका नेगेटिव सेंटेंस है। यदि इसको पैसिव में यदि बदलना हो तो कैसे बदल सकते हैं। आपका जो रूल है उसको हम लोग पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं, उसके बाद शैल या विल लगा देते हैं, फिर आप नॉट का प्रयोग करें, फिर आप बी का प्रयोग करें, उसके बाद MV3, उसके बाद बाई सब्जेक्ट, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। ठीक, पैसिव सब्जेक्ट, फिर आप शैल या विल को लगा दें, नॉट लगाइए, बी MV3 बाई सब्जेक्ट इफ या एनी। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है मेरे बच्चों, योर प्राइज। तो हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, योर प्राइज को आप यहाँ लिख देंगे। आप जरा मुझे बताइए कि योर प्राइज के अनुसार क्या करेंगे, विल का प्रयोग कर देंगे। क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर यहाँ बी दिया गया है, इस बी को यहाँ रख देंगे। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ MV3 दिया गया है, तो आप मुझे बताइए कि रिसिप्ट, ये विल, सॉरी ये डी नहीं होगा, हाँ रिसीव है यहाँ मेन वर्ड, तो रिसीव जो है MV1 फॉर्म में दिया गया है। इस MV1 फॉर्म का MV3 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, रिसीव करेंगे और बाई लगाकर यहाँ क्या करेंगे मेरे बच्चों, सीता लगा देंगे। ठीक, ये आपका बन गया पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्रांसलेशन की जो बात करते हैं, ट्रांसलेशन की, इस पर आधारित आप ट्रांसलेशन भी देख लें। ठीक है, आइए मैं देखता हूँ जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक मुफ्त को, मैं एक मुफ्त को स्वीकार नहीं करूँगा, स्वीकार नहीं करूँगा। ये आपका एक सेंटेंस है। तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है मेरे बच्चों, आई। आई के अनुसार आप क्या कर देंगे, शैल लगा देंगे, उसके बाद नॉट। ठीक है ना, आई शैल नॉट, स्वीकार करने का होता है एक्सेप्ट। ठीक है, आई शैल नॉट एक्सेप्ट अ प्राइज, एक मुफ्त, अ प्राइज। ठीक है, मतलब मैं एक मुफ्त को प्राप्त नहीं करूंगा, तो आई शैल नॉट एक्सेप्ट ए प्राइज। इसी बात को यदि पैसिव में कहना हो तो मेरे द्वारा एक मुफ्त, एक मुफ्त स्वीकार नहीं किया जाएगा, एक मुफ्त स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ठीक है मेरे बच्चों, ओके। मुझे आप बताइए कि इस वाक्य के अंदर आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है। यदि ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक मुफ्त जो है आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ क्या लिखेंगे, प्राइज। नेचर में यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में आप क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, फिर आप नॉट लगा देंगे, फिर आप बी लगा देंगे, और उसके बाद स्वीकार का होता है एक्सेप्ट, और इसका V3 क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड। ठीक है, उसके बाद बाई लगाकर यहाँ मेरे द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मी कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। और आज का हमारा जो सेशन होगा, आज यहीं तक सेशन होगा। इस पर आधारित आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, और WH वर्ड पर भी आधारित यदि आपका दे दिया गया हो, उसे भी आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। और आज के लिए बच्चों इतना ही। थोड़ी सी डार्कनेस की प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन, और साथ ही साथ में बहुत सारा प्यार बाय माई साइड, मेरे साइड से। लेकिन आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों कि मेरी जो वीडियो है उस वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, उस वीडियो को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक उस वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना, तब तक मुझे ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मेरे बच्चों, आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें, और साथ ही साथ में आप शेयर करते रहें। डैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड।